नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। केरल की राजनीति में इस वक्त एक नए नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और अब मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन का सचिव नियुक्त किया गया है और इस फैसले के बाद से बीजेपी और सीपीआईएम दोनों ने कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि राथन यू केलकर हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में अहम जिम्मेदारी दिए जाने पर विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए। बीजेपी और सीपीआईएम का आरोप है कि कांग्रेस का ये कदम उसके पुराने बयानों से मेल नहीं खाता है। विपक्ष ने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब केरल में कांग्रेस सरकार खुद वैसे ही फैसला कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी सक्षम अधिकारी को मुख्यमंत्री का सचिव बनाना सरकार का अधिकार है और इसमें कोई भी राजनीतिक मंशा नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राथन यू केलकर एक अनुभवी आईएएस अधिकारी और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही 2003 बेंच के आईएएस अधिकारी और इससे पहले केरल के नवनिर्वाचित अधिकारी के रूप में वो काम कर चुके हैं। मॉडल और एक्टर तुषार शर्मा डेथ केस में आज एक भावुक और बेहद ही अहम मामला सामने आया है। बता दें कि करीब 12 दिनों के बाद आज भोपाल में तुषार शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार ने फैसला किया है कि उनका अंतिम संस्कार भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर शाम को होगा और इससे पहले एम्स दिल्ली के मेडिकल टीम ने भोपाल पहुंचकर तुषार का दूसरा पोस्टमार्टम भी शुरू किया। यह दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद कराई जा रही है। परिवार का आरोप है कि पहले पोस्टमार्टम में कई बार सवालों में जवाब नहीं मिले थे और अब निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तुषार के पिता ने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि उनकी बेटी सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि उन सभी बेटियों की आवाज बन चुकी है जो न्याय और सम्मान की उम्मीद रखते हैं। परिवार ने भोपाल के लोगों और सामाजिक संगठनों और महिलाओं से अंतिम यात्रा में शामिल होने की अपील की है। बताया जा रहा है कि परिवार पहले तुषार के पार्थिव शरीर को दिल्ली ले जाने पर विचार कर रहा था, लेकिन गर्मी और मेडिकल प्रक्रियाओं को देखते हुए अंतिम संस्कार भोपाल में ही करने का फैसला लिया गया है। बाद में अस्थियों का विसर्जन ऋषिकेश में किया जाएगा और इसी बीच मामले में आरोपी पति जो है समर्थ सिंह से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। समर्थ सिंह को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने उसे पुलिस रिमांड पर भेजा है। पूर्व जज और सास गिरिवाला सिंह की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी के अलीगढ़ में रविवार को उस वक्त बड़ा हादसा टल गया है जब एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट में उड़ान के दौरान तकनीकी खामी आ गई। पायलट की सूझबूझ से 2 सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को खेत में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में पायलट पूरी तरह से सुरक्षित और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट अलीगढ़ के धानीपुर स्थित फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर से उड़ान भरकर ट्रेनिंग मिशन पर निकला था। उड़ान के कुछ ही देर बाद से एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई। स्थिति बिगड़ती देखकर पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया और हरदुआगंज क्षेत्र के गांव में के पास खेत में विमान को सुरक्षित उतार दिया गया। जैसे एयरक्राफ्ट खेत में उतरा, इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर को 2 सीटर ट्रेनिंग विमान था। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की घटना की वजह माना जा रहा है। फिलहाल विशेषज्ञों की टीम एयरक्राफ्ट की जांच में जुटी हुई है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच अहम बातचीत हुई और इस हाई लेवल बातचीत में वीजा, ग्रीन कार्ड, आतंकवाद, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने साफ संकेत दिए कि भारत और अमेरिका अब रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। खासतौर पर भारतीय पेशावरों को अमेरिका में वीजा और ग्रीन कार्ड से जुड़ी दिक्कतों का मुद्दा भी बातचीत का अहम हिस्सा रहा। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका नई इमिग्रेशन पॉलिसी पर काम कर रहा है, लेकिन ये भारत के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए व्यापक सुधार का हिस्सा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारतीय कारागारों और छात्रों के रहने वाली वीजा समस्याओं को उठाया। साथ ही दोनों देशों के बीच जल्दी द्विपक्षीय व्यापार समझौता पूरा करने पर जोर दिया है। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और दोनों देशों की सुरक्षा
चिंताएं जो है वो काफी हद तक समान है। और ऐसे में हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं अमित तिवारी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि मार्को रूबियो का भारत दौरा कितना खास होने वाला है। अमित जी, मार्को रूबियो जो है वो भारत दौरे पर है, एस जयशंकर से बैठकें कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना खास होगा भारत के लिए? देखिए, भारत के साथ मार्को रूबियो का तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसे आदमी हैं जो ट्रम्प के बाद सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल इंसान है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ठीक है, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। और दूसरी बात कि अभी तक ये जापान वालों के साथ बिजी थे, तो उसी दौरे में ये इंडिया आए हुए हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो पुराना इनका फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, और आपके साथ अच्छी अच्छी बात करेंगे, बाद में जाएंगे तो पलट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो अमेरिका में एलियन एक्ट लाया गया था ट्रम्प साहब के आने के नाते, ये सारा उसी कुछ का मैटर है। और ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो आर्थिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको शुरू करा के सारा कुछ नए तरीके से रीसेटल कर दिया जाए। उसी में ये आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुरक्षा, राजनीति, आतंकवाद, यही चर्चाएं होंगी। बाकी तो कुछ ऐसा मुद्दा है नहीं जिस पे बातचीत होगी। ट्रेड डील के लिए जो बातचीत होनी थी वो अभी तक अटकी ही हुई है। डील वाली वो फाइनली, बिल्कुल डील वाली तो अटकी हुई है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन ये भारत आए हुए हैं और इसको लेकर ग्रीन वीजा पर बात हो रही है, ग्रीन कार्ड पर बातचीत हो रही है। तो क्या लग रहा है कि जो वहां पर अमेरिका में छात्र रह रहे हैं या जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं, तो ग्रीन कार्ड से कुछ फायदा होगा उनको, या फिर जाकर वो पलट जाएंगे? नहीं, वही मैं बता रहा था कि अमेरिका में जो एलियन एक्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है, उनके वहाँ ये आप एक इसके पहले 1920 में आया था, और उसके पहले जो था 1950s में एक बार ही हो चुका है। तो ये तीसरी बार आया है। और जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आता है वेस्ट के देशों में, तो उनका सबसे पहला काम होता है कि जो नॉन व्हाइट लोग हैं उनको अपने देश से बाहर निकालें। तो लेकिन मार्को रूबियो तो कह रहे हैं, अमित जी, मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि भारत से अमेरिका के रिश्ते पहले भी अच्छे थे और आने वाले समय में भी अच्छे रहेंगे। हालांकि पहले तनाव काफी देखने को मिला, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये रणनीति ठीक है और अच्छी अब दोस्ती हम निभाएंगे। तो क्या लग रहा है, दोस्ती निभाएंगे ट्रम्प? नहीं, अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका से दोस्ती करना उतना ही खतरनाक है जितना सांप को अपने बैकयार्ड में पालना होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे ही है। अमेरिका से दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का जो कर्जा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जिसके नाते इंडिया ने अपने सारे बॉन्ड जो है वो बेच दिए हैं, बिल्कुल। जो ट्रेजरी बॉन्ड से। तो रूबियो साहब आजकल यही कर रहे हैं कि जिस कंट्री में जाते हैं कहते हैं भाई देखो हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हमारा जो बॉन्ड बचा हुआ उसको बेचो मत, ना एक्स्ट्रा कुछ खरीद लो। अभी चाइना गए थे तो चाइना में भी 800 बिलियन की बातचीत हुई थी, जापान थे फिर भी वही यही बातचीत हुई है, इंडिया में आए हैं तो यही बात हुई है। देखिए, सीधी बात यह है कि अमेरिका का जो संकट है वो पूरी दुनिया पे पास आउट होता है। वो फ्री में पैसा छापते हैं और इन्फ्लेशन हम लोग झेलते हैं। बिल्कुल। तो अब पूरी दुनिया ये मान चुकी है 2022 के बाद कि यूएस का इन्फ्लेशन अब हम अपनी जनता को झेलने नहीं देंगे। तो एक सवाल मेरा अमित जी आपसे और होगा कि क्या ये जो टैरिफ बम बार बार फोड़ते रहते हैं ट्रम्प, तो आने वाले समय में क्या होगा, इस बैठक पे कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस तभी शुरू होगा जब इंडिया यूएस की कोई ट्रेड डील हो जाएगी। ठीक है, वो ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले 6 जून से 10 जून के बीच में वो डील हो जाएगी। ठीक है अमित जी, अभी आपने कहा कि जो ये बार बार पलट जाते हैं, तो ईरान का युद्ध जो चल रहा है तो वहां पर भी यही होगा क्या? कह तो रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट हम खोलने वाले हैं और हम मान भी गए हैं। हाँ, बस वो खोलने के लिए तो हमेशा बात करते हैं ना, लेकिन अभी देखिए कि पूरे अप्रैल से ये खोल रहे हैं। 13 अप्रैल को लास्ट अटैक हुआ था, उसके बाद से ये खोल रहे हैं। 2 महीना होने को आया, दूसरा महीना चल रहा है, अभी तक तो खुला नहीं। और ईरान ने तो ऐसे ही बोल दिया कि इंडिया के लिए हार्मुज स्ट्रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खोल दिया उन्होंने। उनके विदेश मंत्री ने ये भी बयान दे दिया कि भैया न्यूक्लियर वेपन्स रखना ही इस्लाम में हराम है। बिल्कुल। तो ये बातें चलती रहेंगी, उसका कुछ नहीं होना है। यूएस को अपना रोल ओवर करना है, तो रोल ओवर करने के लिए वो जो यूएस बॉन्ड यील्ड है उसका वो ब्याज ज्यादा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहीं ना कहीं केओस क्रिएट करना है, या उसी के बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि हर बात आदमी को नहीं बताई जा सकती। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सैन मार्केट इलाके में हिंसा और बवाल के बाद से माहौल तनावपूर्ण हुआ है। बताया जा रहा है कि बाजार समिति और कुछ व्यापारियों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सैन मार्केट में दुकानों के संचालन और समिति के फैसलों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर हंगामा हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रित करने की कोशिश की। कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर भी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान कुछ दुकानों और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद से बाजार में कारोबार प्रभावित हुआ है और कई दुकानदारों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पश्चिम बंगाल में हाल ही के दिनों में लगातार बढ़ते राजनीतिक और स्थानीय विवादों को लेकर दुर्गापुर की यह घटना भी कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 281.2 किलो हेरोइन बरामद किया है और इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क लंबे समय से पंजाब और आसपास के राज्यों में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि तस्करों की तार जो है वो पाकिस्तान और विदेशों में बैठे हैंडलर से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस को इस तस्करी की पहले से भी खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद से विशेष ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हीरोइन के साथ कई अहम सुराग भी मिले हैं। पंजाब में पिछले कई महीनों से ड्रग्स तस्करी के खिलाफ लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हाल ही में अमृतसर और साथ ही कपूरथला समेत कई जिलों में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब दुनिया की नजर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है। बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी सीज फायर बातचीत के बाद अब इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाज की आवाजाही और धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी है। खबरों की माने तो अब शिप जो है वो ट्रांजिट लगभग युद्ध से पहले के स्तर तक पहुंचने लगा है, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट को बड़ी राहत मिली है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट माना जाता है। दुनिया के करीब 20% तेल और LNG सप्लाई इसी रास्ते से गुजरते हैं। फरवरी में अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ये जहाजों की यहां पर आवाजाही शुरू हो गई। बता दें कि रोजाना यहां से 130 से ज्यादा जहाजों की संख्या जो है अब वो बेहद ही कम हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के सभी शांति समझौते का ये बड़ा हिस्सा है और ऐसे में बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह से खोलना सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खबरों की माने तो प्रस्तावित समझौते में 60 दिनों के सीज फायर, समुद्री माइनेंस हटाने और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करने और कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने का सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल रणनीतिक बैठक की, जिससे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और 5वीं बार यूपी में बीएसपी सरकार बनाने के मिशन पर मंथन किया गया। बैठक में मायावती ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिए कि पार्टी को पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरना होगा। उन्होंने कहा कि जनता अब दूसरी बार पार्टी की छल वाली राजनीति को समझ चुकी है और बीएसपी के पक्ष में माहौल लगातार बन रहा है। खबरों की मान लें तो इस बैठक में बूथ मैनेजमेंट, संगठन विस्तार, आर्थिक सहयोग और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मायावती ने पदाधिकारियों से पिछली बैठकों में दिए गए निर्देश के प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। बताया जा रहा है कि बीएसपी इस बार दलित वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी, अति पिछड़ा, ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी भाईचारा कमेटी मॉडल को फिर से मजबूत करने की तैयारी में है, जिसे 2007 में बीएसपी के पूर्ण बहुमत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।
मायावती ने बैठक में केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर जनता परेशान है और सरकार जनहित के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएसपी अब 2027 चुनाव में अकेले अपने दम पर मजबूती से वापसी करेगी। मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि बीएसपी किसी बड़े संगठन का हिस्सा नहीं बनेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। संसद में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सांसदों के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सांसद रत्न अवार्ड 2026 में विजेताओं के ऐलान कर दिए गए हैं और इस बार 12 सांसदों और 4 सांसदीय समिति को उनके उत्कृष्ट सांसदीय योगदान के लिए चुना गया है। यह सम्मान प्राइज पॉइंट फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर शुरू किया गया था। घोषणा में बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं जो शामिल हैं और ऐसे में ये सम्मान जो है बेहद ही खास माना जा रहा है। सांसदीय समिति की बात करें तो 4 समितियों को भी उनके शानदार कार्य और सांसदीय प्रक्रिया में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, जिनमें से चरणजीत सिंह और साथ ही अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली समिति भी शामिल है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में इस साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक करीब 5,56,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन के अनुसार यात्रा की ओर लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार बढ़ती संख्या के पीछे रिकॉर्ड भी तोड़ा जा रहा है। बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित देश की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और इस बार यात्रा सीजन की शुरुआत से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर, तृप्त कुंड और आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है, वहीं मेडिकल टीम और आपदा प्रबंधन दल भी लगातार तैनात है। यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक कंट्रोल, पार्किंग और ठहरने की सुविधा को भी बेहतर बनाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के मायापुरी से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली के मायापुरी में भीषण आग लग गई है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में ये भीषण आग लगी है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। दिल्ली के मायापुरी से निकलकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भीषण आग लग गई है और दमकल कर्मियों भी जो है वो मौके पर मौजूद है। मायापुरी इंडस्ट्री में ये भीषण आग लगी है, जिसके बाद से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये भीषण आग किस वजह से लगी हुई है। वहीं दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीबीएसई री एलिवेशन का बड़ा फैसला है। ऐसे में ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया। अब आईआईटी मदरसा में जो है वो बड़ा बयान निकलकर सामने आया, शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी, जौनपुर से दिल्ली जा रही युवती से लखनऊ में गैंग रेप किया गया है और चारबाग रेलवे स्टेशन पर परिचित लड़कों ने उतारा। उसके बाद से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़की को बेहोश किया गया है और 3 युवकों ने युवती के साथ गैंग रेप किया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। 3 दिनों तक रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। पीड़ित ने दिल्ली के आनंद विहार थाने में लिखित में एफआईआर दर्ज कराई है। आनंद विहार पुलिस ने लखनऊ पुलिस को इसके बारे में सूचना दी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुसंगत धाराओं में 3 युवकों पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। शिवम और सनी यादव समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। बड़ी जानकारी, गिरफ्तारी के लिए लखनऊ से लेकर जौनपुर तक दबिश लगातार पुलिस दे रही है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है। जौनपुर से दिल्ली जा रही युवती के साथ लखनऊ में गैंग रेप किया गया है, जिसके बाद से चारबाग रेलवे स्टेशन पर परिचित लड़कों ने लड़की को नीचे उतारा है और उसके बाद से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़की को बेहोश किया गया है और उसके बाद से इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 युवकों ने युवती के साथ गैंग रेप किया है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।